नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे। सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की। रामनवमी पर भगवान श्री राम के जन्म का भव्य उत्सव मनाया जाता है। अयोध्या में तो रामनवमी के लिए खास तैयारी की जा रही है। ऐसे में आज की जो हमारी पहली गुड न्यूज है वो है रामनवमी के लिए अयोध्या का श्रृंगार। आपको बता दें कि रामनवमी के पावन दिन इस साल बेहद शुभ संयोग बनने जा रहा है। मान्यता है कि ऐसे शुभ संयोग में पूजा अर्चना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। आए हैं राम आए हैं, प्रभु श्री राम आए हैं राम आए हैं, प्रभु श्री राम आए हैं। अयोध्या की गलियां, चौबारे और हर कोना भक्ति के रंग में रंगा है। मंदिर परिसर से लेकर कनक भवन तक मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव की छटा देखते ही बन रही है। अयोध्या में रामनवमी के मौके पर मानो पूरी नगरी ही एक भव्य उत्सव स्थल में बदल गई है। मंदिरों में फूलों की सुगंध बिखरी है और सड़कों पर राम नाम के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हर भक्त के चेहरे पर आस्था, हर दिल में उत्साह है। मौका राम जन्मोत्सव का है तो मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना का दौर जारी है। भजन कीर्तन से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा है। श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पहुंचकर प्रभु श्री राम के दर्शन कर रहे हैं। नज़ारे देखें और खुद समझें कि ये श्रद्धालुओं का अंबार इतनी बड़ी संख्या में आम दिनों में नहीं देखा जाता है। ये रामनवमी का मौका है और बल्कि कहेंगे रामनवमी से कुछ घंटे पहले की ये जो भीड़ है वो है। जैसे जैसे शुभ घड़ी करीब आ रही है वैसे वैसे अयोध्या की रौनक और भी बढ़ती जा रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से बताया गया कि शुक्रवार यानी 27 मार्च को सुबह 9:30 से 10:30 बजे तक रामलला का अभिषेक होगा। 10 से 10:40 तक गर्भगृह के पट बंद रहेंगे और फिर 11:45 तक रामलला का दिव्य श्रृंगार होगा। इसके बाद 11:45 पर भोग लगेगा और फिर दोपहर 12 बजे जन्मोत्सव आरती के साथ पट खुलेंगे। साथ ही ठीक 12 बजे सूर्य की किरणें लगभग 4 मिनट तक रामलला के ललाट पर पड़ेंगी। रामनवमी को लेकर रामनगरी अयोध्या में पूजा अनुष्ठान शुरू हो चुके हैं। अयोध्या इस वक्त मुस्कुरा रही है। सूर्य तिलक की तैयारी हो रही है। वो वैज्ञानिकों की टीम जो इस पूरी प्रक्रिया को करेगी वो लगातार इसकी रिहर्सल कर रही है। कल वो अहम दिन सूर्य तिलक का है। सुबह 6:30 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। 12 बजे भगवान सूर्य नारायण की किरणें रामचंद्र के मुकुट पर, सिर पर वो किरणें आएंगी। 4 मिनट का वो संगम होगा जिसको लेकर अयोध्या उत्साहित है। मंदिर में रामलला का विशेष अभिषेक कर उन्हें पीतांबर वस्त्र धारण कराए जाएंगे। स्वर्ण मुकुट और हीरा पन्ना जड़ित आभूषणों से सुसज्जित दिव्य श्रृंगार श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनेगा। भूतल पर प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये तीसरा रामनवमी उत्सव है, लेकिन इस बार पहली बार मंदिर के प्रथम तल पर राजा राम के रूप में भव्य राजशाही दरबार सजाया जाएगा। यह आयोजन राम राज्य की अनुभूति कराएगा और श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण बनेगा। श्री राम के जन्मोत्सव को लेकर अयोध्या में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है, लिहाजा प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है। सुरक्षा से लेकर ट्रैफिक मैनेजमेंट तक, पार्किंग से लेकर पीने के पानी तक और क्राउड मैनेजमेंट से लेकर प्रसाद वितरण तक सारी तैयारी पुख्ता है। सीसीटीवी कैमरे से चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। शहर को पूरे जो धाम है इसको पूरे सेक्टरों में बांटा गया है। जैसे कनक भवन में बहुत भीड़ होती है, राम मंदिर में बहुत भीड़ होगी, हनुमान गढ़ी में बहुत भीड़ होगी और बाकी नागेश्वर मंदिर में बहुत भीड़ होगी। तो इस हिसाब से और घाट पे भीड़ रहेगी। तो अलग अलग जगहों पे सेक्टरों में बांटा गया है और साथ में ट्रैफिक के लिए 2 सेक्टर बनाए गए हैं। रामनवमी को लेकर केवल अयोध्या ही नहीं बल्कि देश भर में तैयारी चल रही है। कोलकाता में तो भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है जिसमें डमरू की गूंज, ढोल नगाड़ों की थाप और जय श्री राम के गगनभेदी नारों के बीच श्रद्धालु केसरिया ध्वज लहराते हुए नृत्य करते और भजन गाते नजर आए। वहीं आज नवमी तिथि की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में कई मंदिरों में रामनवमी का पर्व आज भी मनाया गया। नागपुर में श्री राम का मंदिर भव्य तौर पर सजाया गया और प्रभु श्री राम का सोने के आभूषणों के साथ श्रृंगार किया गया। नागपुर से योगेश वसंत पांडे, अयोध्या से मयंक शुक्ला और समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
देश भर में शक्ति उत्सव के रंग बिखरे हैं। शहर शहर, मंदिर मंदिर मां दुर्गा की आराधना की जा रही है। आज नवरात्र का 8वां दिन है। आज मां महागौरी की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। मां का ये स्वरूप शक्ति, पवित्रता और सात्विकता का प्रतीक है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है वो है नवरात्र की महाअष्टमी पर मंदिरों में भीड़। आपको बता दें, मान्यता है कि आज के दिन विधि विधान से पूजा करने पर जीवन में शांति, सुख और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। लिहाजा आज नवरात्र की महाअष्टमी के दिन मां के दर्शन पूजन के लिए सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हैं। भजन कीर्तन और आरती से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा है। हर कोई मां के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेने के लिए आतुर है। वहीं कुछ लोगों ने आज अष्टमी पर कन्या पूजन भी किया। आज के दिन छोटी कन्याओं को मां दुर्गा का साक्षात स्वरूप मानकर उनकी पूजा की जाती है। श्रद्धालु उनके चरण पखारते हैं, उन्हें आदर पूर्वक भोजन करवाते हैं और उपहार देकर आशीर्वाद लेते हैं। हालांकि कुछ श्रद्धालु नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं, लेकिन अष्टमी और नवमी दोनों ही दिन शक्ति उपासना के लिए अत्यंत शुभ और फलदायी माने गए हैं। आज 8वां दिन है और भीड़ अभी भी मंदिर में बनी हुई है। इस तरह से आज महागौरी की पूजा होती है। उस पूजा में हर कोई आपको यहाँ तल्लीन दिखाई पड़ता है। अपने हाथों में लोग मोबाइल फोन रखते हैं। वीडियो कॉल पे तमाम रिश्तेदार, घर वाले होते हैं कि जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं वो भी आसानी से दर्शन कर पाए। लगातार जो यहाँ पर मंदिर प्रशासन के लोग हैं इस भीड़ को मैनेज करने में लगे हुए हैं। लेकिन आज 8वां दिन है। आप समझते हैं कि इस 8वें दिन पर कई लोग आज कन्या पूजन भी कर रहे हैं। मंदिर प्रशासन भी आज ही कन्या पूजन कर रहा है। मंदिर के एक दूसरे हिस्से में फिलहाल कन्याओं को भोजन करवाया जा रहा है। माता की आरती वहां हो चुकी है और आज 8वां दिन है तो लोग अपने जो मन्नतें हैं उनको मां के पास बोलने के साथ साथ ये भी कहते हैं कि पूरे नवरात्रि अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो उसे माफ कर दीजिएगा। तमाम सारे जो श्रद्धालु, जो भक्त यहाँ पर हैं, उनकी संख्या मैं आपको दिखा दूं कि पूरा मंदिर प्रांगण इस वक्त भक्तों से भरा हुआ है और जहाँ भी आप जाएंगे आपको भक्तों की कतार दिखाई पड़ जाएगी। हालांकि कतार को मैनेज करने का इंतजाम भी बहुत अच्छे से यहाँ पर किया गया है। ये पूरा मैं आपको मंदिर प्रांगण दिखा रहा हूँ, किस तरह से इसको सजाया गया है, किस तरह से तैयारी की गई है, वो सब चीजें आपको यहाँ पर दिखाई पड़ जाती हैं। हिमाचल के हमीरपुर में भारतीय वायुसेना की जाबाज सूर्य किरण की टीम ने अपने प्रदर्शन से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। सूर्य किरण की टीम ने करीब 22 मिनट तक हमीरपुर के आसमान पर अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया। ऐसे में हमारी आज की अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है और वो है हमीरपुर के आसमान में वायुसेना का शौर्य। वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने एयर शो के दौरान आसमान में बेहतरीन करतब दिखाए। वायुसेना की प्रसिद्ध सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने 9 विमानों ने जब हमीरपुर के मैदानों के ठीक ऊपर आसमान में हैरत अंगेज करतब दिखाए तो दर्शकों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। प्रदेश में पहली बार आयोजित वायुसेना के लड़ाकू विमानों के इस एयर शो को देखने के लिए हमीरपुर जिला सहित सीमावर्ती कांगड़ा जिला से आए विभिन्न स्कूलों के छात्रों के अलावा आम जनता भी बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद रही। मेरा ये सपना था कि मैं सैनिक स्कूल के बच्चों के लिए और यहाँ हिमाचल के बच्चों के लिए ये शो कराऊं। ये मैं सर को आज बता रही थी कि मैंने 14 मई 2025 को चिट्ठी लिखी थी मिनिस्ट्री में कि मुझे ये शो कराना है और वो आज मेरा ये सपना साकार हो गया। तो मेरा संदेश है यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ के छात्र और छात्राओं के लिए कि बड़े सपने देखो और वो जरूर साकार हो। जिन्होंने कड़ी मेहनत करके इस शो को जो ऑर्गेनाइज करवाया और उसके लिए भी सुजानपुर ही चुना है, इसके लिए मैं सुजानपुर की जनता की तरफ से और जो ये पायलट थे हमारे, इनका भी सुजानपुर की जनता की तरफ से और अपनी तरफ से
धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने ऐसा काम जो है यहाँ पे एयर शो करके लोगों का मन जीता है। कश्मीर में ट्यूलिप की बहार एक नई कहानी लिख रही है। श्रीनगर का ट्यूलिप गार्डन अब आत्मनिर्भरता की मिसाल बन रहा है, जहां स्थानीय स्तर पर तैयार बल्ब विदेशी आयात को चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज है वो है कश्मीर में ट्यूलिप से आत्मनिर्भरता। अनंतनाग में इस पहल से रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं और किसानों को बेहतर आय का विकल्प मिल रहा है। ये प्रयास खेती में विविधता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में बड़ा कदम है। बसंत की हल्की धूप, रंगों से सजी वादियां और दूर दूर तक फैली खुशबू। कश्मीर की धरती एक बार फिर अपनी सबसे खूबसूरत रूप में खिल उठी है। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ सुंदरता की नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता, मेहनत और बदलाव की भी है। एशिया का सबसे विशाल ट्यूलिप उद्यान अब एक नई पहचान बना रहा है। यहाँ अब विदेशी आयात पर निर्भरता घटेगी और देश में ही तैयार किए गए ट्यूलिप फूल अपनी महक बिखेरेंगे। दक्षिण कश्मीर के एक अनुसंधान केंद्र ने इस दिशा में बड़ी पहल की है। ये केंद्र अब देश के कई प्रमुख उद्यानों के साथ साथ श्रीनगर के प्रसिद्ध ट्यूलिप गार्डन को स्थानीय स्तर पर तैयार किए गए बल्ब और बीज उपलब्ध कराएगा। श्रीनगर में जो ट्यूलिप गार्डन है वहाँ पर हमें ट्यूलिप की जो होती है ज़रूरत वो हम बाहर से मंगवाते हैं जी। तो हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर और गवर्नमेंट ने ये कोशिश की है कि हम ये कोशिश करेंगे कि यहाँ से ही ये बल्ब हम प्रोड्यूस करेंगे ताकि जो हमारी वो एक्सचेकर है वो कम हो जाएगा। अच्छा। तो उसी पर ये एक प्रोजेक्ट उन्होंने तरतीब दिया है। तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पर ये पिछले साल भी हमने 5 कनाल में ये एक अराजी पर ये ट्यूलिप बल्ब लगाया था और इस साल हमने ये 30 कनाल पर लगाया है ट्यूलिप। अब कश्मीर केवल अपनी वादियों को ही नहीं सजाएगा बल्कि पूरे देश में ट्यूलिप की आपूर्ति करने की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। शेर कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया है, जहां आधुनिक तकनीक से उच्च गुणवत्ता वाले बल्ब बड़े पैमाने पर तैयार किए जा रहे हैं। अगर किसान इस फसल को अपनाते हैं तो उन्हें पारंपरिक खेती से अधिक लाभ मिल सकता है। ये विकल्प सेब जैसी फसलों के मुकाबले बेहतर कमाई दे सकता है, जिसके जरिए खेती में विविधता आएगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बीमार लघु उद्योगों को राहत देने के लिए धुले में एक क्लिनिक खोला गया है। इस क्लिनिक में मुश्किल में फंसी कई कंपनियों की मदद करके उनको नई जिंदगी दी गई है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो 5वीं गुड न्यूज है वो है धुले में बीमार फैक्ट्रियों के लिए क्लिनिक। आपको बता दें कि लघु उद्योग भारती नाम की संस्था ने छोटे छोटे लघु उद्योगों की मदद करने के लिए एक क्लिनिक की शुरुआत की है। इस क्लिनिक ने करीब 20 जो कंपनियां थी, बीमार कंपनियां थी, उनको फायदा पहुंचाया है, बल्कि बंदी की कगार पर पहुंच चुके उद्योगों को भी नया जीवन दिया। महाराष्ट्र के धुले में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत। बीमार फैक्ट्रियों के लिए खुला अनोखा क्लिनिक। एक साल में जिंदा हुए 20 से ज्यादा छोटे उद्योग। इंडस्ट्री और बिजनेस को बढ़ावा देने वाले संगठन की वजह से ऐसा मुमकिन हो पाया है। लघु उद्योग भारती के एंटरप्रेन्योरियल क्लिनिक की वजह से कई तरह के संकट में फंसी कंपनियों को नया जीवन मिला है, जिससे इंडस्ट्री और बिजनेस को बढ़ावा देने वाले संगठन की हर और तारीफ हो रही है। यह देश का पहला ऐसा संगठन है जिसमें दोबारा बीमार फैक्ट्रियों को फिर से चालू कराया जा रहा है। खास बात यह है कि इसमें संस्था की ओर से किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। ये संस्था ये सर्विस फ्री में दे रही है। उद्योग में जान होती है, क्योंकि इतने लाखों मजदूरों का और कर्मचारियों का परिवार का निर्वहन करने वाला एक उद्योग, वो अगर बीमार पड़ गया तो बहुत सारे परिवार रोड पे आ सकते हैं। इसलिए कोई भी उद्योग चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो बीमार नहीं होना चाहिए किसी भी कारण से। इसलिए उद्यमी चिकित्सालय ये जो कंसेप्ट हमने लॉन्च किया है, इसके अंदर किसी भी उद्योग को कोई भी समस्या होती है, चाहे वो
गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से हो, चाहे बैंक से हो, फाइनेंस से हो, या किसी भी कारण से हो, पावर से हो, तो इसी अलग अलग कारण की वजह से उसको कुछ समस्या होती है, तो उस समस्या का समाधान हम करते हैं। धुले में लगभग 20 छोटी छोटी कंपनियां अलग अलग मुश्किलों का सामना कर रही थी। उनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि वो डूबने के कगार पर पहुंच चुकी थी। लेकिन उन्हें लघु उद्योग भारती के अस्पताल की पहल से नया जीवन मिला है। इनकी ओर से इन छोटे उद्योगों को फिर से मदद दी गई है, जिससे इनका बिजनेस फिर से बढ़ रहा है। बहुत सारा बेनिफिट हुआ। जो अपना टाइम था, जो बीच में एजेंट थे, वो बहुत मतलब मिस गाइडेंस करते थे और अपने को मालूम भी नहीं था कुछ ऐसी चीज़ करनी पड़ती है तो वैसा वैसा। तो हर प्रॉपर चीज़ की जानकारी उनको थी कि ये सिस्टम है, इस चीज़ में इतना डॉक्यूमेंटेशन है, लीगली प्रोसेस है, इतना वो बेनिफिट। मेरा जो हर काम था जो फास्ट प्रोसेस से होता था और जल्दी होता था, और मेरे जो पैसे की बचत थी वो भी कम आती थी। दरअसल उद्योगों को मदद करने के लिए लघु उद्योग भारती की टीम में अलग अलग फील्ड के 15 एक्सपर्ट काम कर रहे हैं। ये एक्सपर्ट बीमार उद्योगों को सही सलाह देकर उन्हें राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कई तरह की सरकारी, प्रशासनिक और वित्तीय मुश्किलों का सामना कर रही कंपनियों ने इस संस्था की मदद से मालिकों और हजारों कर्मचारियों के परिवारों को बचाया है, जिससे स्मॉल इंडस्ट्री को फिर से रफ्तार मिली है। तो शुरू के 2-3 सालों में उनको गवर्नमेंट के अनेक डिपार्टमेंट से, बैंक के अनेक डिपार्टमेंट से प्रोसेस कंप्लाइंसेस करने में उनकी इतनी एनर्जी जाती है कि वो व्यापार में कम टाइम देते जाते। जब गवर्नमेंट ऑफिसर्स का, बैंकों का और अस्तित्व में जो उद्योजक है उनसे स्पर्धा करते करते वो काफ़ी मुश्किलों में आ जाता, और उसके बाद में वो यूनिट्स ही होने को जाता। इनको सपोर्ट करने के लिए लघु उद्योग भारती इनके साथ खड़ी होती है। लघु उद्योग कई तरह की मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में संस्था का छोटे उद्यमियों को बचाने का प्रयास सराहनीय है। लघु उद्योग भारती की वजह से कई कंपनियों को अलग अलग तरह की मदद मिली है, जिससे उन्हें नई जिंदगी मिली है। विशाल ठाकुर, धुले, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली में बुधवार को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत की गई है। भारत मंडपम में शुरू हुए महोत्सव में देश विदेश की 125 से ज्यादा फिल्मों के प्रदर्शन के साथ सिनेमा पर चर्चा, सब कुछ एक ही मंच पर देखने को मिलेगा। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो छठी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आगाज। आपको बता दें कि लाइट्स, कैमरा और एक्शन के बीच दिल्ली पूरी तरह से फिल्मी रंग में रंग गई है। दिल्ली में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के भव्य आगाज के साथ दिल्ली ने इंटरनेशनल फिल्म मैप पर जोरदार दस्तक दी है। इस फेस्टिवल का उद्घाटन दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया। इस मौके पर फिल्म जगत की कई बड़ी हस्तियां मौजूद रही। भारत मंडपम में शुरू हुए इस महोत्सव में देश विदेश की फिल्मों का प्रदर्शन, स्टार्स की मौजूदगी और सिनेमा पर गहन चर्चा, सब कुछ एक ही मंच पर देखने को मिलेगा। इस दौरान फेस्टिवल में 125 से अधिक भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। 26 से 31 मार्च तक चलने वाले इस फेस्टिवल में हर दिन अलग अलग फिल्में और सत्र आयोजित होंगे, जिसमें बड़े बड़े कलाकार शामिल होंगे। फेस्टिवल के दौरान भारत मंडपम के अलावा दिल्ली के कई सिनेमाघरों में भी फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। दिल्ली जो अब तक राजनीति और इतिहास की राजधानी कही जाती थी, वो अब एक नए अवतार में सामने आ रही है, ग्लोबल सिनेमा हब के रूप में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रगति मैदान के भव्य भारत मंडपम में, जहां पर लाइट्स, कैमरा और दिल्ली के साथ आगाज हो चुका है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दिल्ली का। और ये सिर्फ एक फिल्म फेस्टिवल नहीं है, बल्कि कहानियों के साथ संस्कृति और रचनात्मक एक ऐसा संगम है इन तीनों चीज़ों का, जहां पर दुनिया भर की जो आवाज़ें हैं वो एक ही मंच पर सुनाई देने वाली है। इस पूरे कार्यक्रम का जो है भव्य उद्घाटन दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा हुआ, और इस उद्घाटन के साथ कई बड़े नाम भी जो है वो मौजूद रहे, जिसमें हेमा मालिनी, कंगना रनौत, शर्मिला टैगोर, मधुर भंडारकर, विवेक ओबरॉय, अर्जुन कपूर जैसे जो कई सितारे हैं, उन्होंने इस पूरी रौनक की पूरे कार्यक्रम की जो है वो रौनक बढ़ाते हुए नजर आए। और साथ ही ये पूरा फिल्म फेस्टिवल 31 मार्च तक चलने वाला है, जिसमें 125 से ज़्यादा शानदार जो है भारतीय और इंटरनेशनल फिल्म की स्क्रीनिंग होगी। और इस पूरे स्क्रीनिंग के अलावा जो है मास्टर क्लासेस दी जाएगी, पैनल डिस्कशन होगा, वर्कशॉप होगी, अलग अलग तरीके के जो है यहाँ पे एक्टर्स पहुंचकर किस तरीके से पूरी फिल्म की कहानी रची जाती है उसके बारे में जो है वो बताया जाएगा।
पोरबंदर के समुद्री इलाके में भारतीय जाबाजों ने वीरता, साहस और सूझबूझ का अद्भुत प्रदर्शन किया। गुजरात के पोरबंदर में भारतीय तटरक्षकों ने रेस्क्यू अभ्यास किया, जिसमें 300 जवान शामिल हुए। ऐसे में हमारी आज की अगली यानी कि 7वीं और आखिरी जो गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है। कोस्ट गार्ड और मरीन पुलिस का रेस्क्यू एक्सरसाइज। पोरबंदर में भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय नौसेना, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, मरीन पुलिस और कस्टम सबने मिलकर ऐसा तालमेल दिखाया जिससे साबित हो गया कि भारत असली आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अरब सागर की उफनती लहरें, हर पल बदलता मौसम और मिशन जिंदगी के लिए वक्त से लड़ते हिंद के जाबाज। ये तस्वीरें हैं पोरबंदर के समुद्री इलाके की, जहां मौत से मुकाबला करते हुए जिंदगी को बचाने की जंग लड़ी गई। यहाँ एक हाई इंटेंसिटी सर्च एंड रेस्क्यू अभ्यास को अंजाम दिया गया, जिसमें भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय नौसेना, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, मरीन पुलिस और कस्टम्स की टीमों ने मिलकर अपनी तैयारियों को परखा। कोस्ट गार्ड की शूर जहाज, जो सबसे बड़ी जहाज है, और सामने जो दिख रही है वो सहज जहाज है कोस्ट गार्ड की। समग्र मामले के अंदर कोस्ट गार्ड समुद्र के अंदर किस तरह से लोगों की मदद कर देती है। बॉर्डर एरिया जो होता है अपना, जो INBL जो बॉर्डर होता है, दुश्मन देश से कैसे लड़ा जा सकता है, समुद्र के अंदर किसी भी मानव जात को नुकसान ना हो, इस तरह से जो कोस्ट गार्ड का सबसे बड़ा मिशन होता है वो आज डेमोन्स्ट्रेशन दिखा गया है। कोस्ट गार्ड के बड़े बड़े जहाज, तेज रफ्तार इंटरसेप्टर बोट्स और नेवी की सटीक रणनीति के साथ करीब 300 जवानों ने इस मॉक ड्रिल में भाग लिया और हर चुनौती का सामना किया। इस ड्रिल के दौरान एक विमान के क्रैश होने की स्थिति बनाई गई। बताया गया कि विमान में 30 यात्री सवार थे और क्रैश के बाद समंदर में आग लग गई। तुरंत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने लोकेशन ट्रैक की और मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर मुंबई के जरिए पोरबंदर कोस्ट गार्ड को अलर्ट जारी किया गया। अलर्ट मिलते ही कोस्ट गार्ड के जहाज लोकेशन पर पहुंचे और सबसे पहले समुद्र में लगी आग पर पानी की बौछार कर काबू पाया गया। इसके बाद शुरू हुआ मिशन जिंदगी। लहरों के बीच बिखरे यात्रियों को ढूंढना और सुरक्षित निकालना। तेज रफ्तार इंटरसेप्टर बोट्स और स्पीड बोट्स एक साथ समंदर में उतरी और ऑपरेशन के तहत घायलों को एक एक कर बड़े जहाज तक पहुंचाया गया। यह अभ्यास उस हर परिस्थिति को परखने के लिए किया जाता है जिसमें समुद्र के बीच अचानक कोई बड़ा हादसा हो जाए, चाहे विमान दुर्घटना हो, जहाज में अचानक आग लगना हो या फिर यात्री समुद्र में फंस जाएं। ऐसी कमियां नजर आ रही हैं, हम उनको दूर कर सकें ताकि जब भी एक्चुअल में सर्च एंड रेस्क्यू कोस्ट गार्ड को और जो हमारी रिसोर्स एजेंसीज हैं उनको करना पड़े, हम जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स करके उसको कर सकें। क्योंकि जैसा आपको पता है, कोस्ट गार्ड वी डील विद रियल लाइव्स एट सी। सागर में अभ्यास का मकसद कमियों को दूर करना और तैयारियों को लगातार बेहतर बनाना होता है। और खास बात है कि इस तरह के सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन हर 6 महीने में होते हैं, जिससे किसी भी तरह की कमी पहले से ही पता चल सके और उस पर काम किया जाए। हम लोग हर 6 महीने में एक रीजनल सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं। ये भारतीय तटरक्षक के हर रीजन में हर 6 महीने में ये एक्सरसाइज होती है। और इस एक्सरसाइज का मेन मकसद हमारी और हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सर्च एंड रेस्क्यू में, उनकी कैपेबिलिटी असेसमेंट और कैपेसिटी ऑगमेंटेशन के बारे में एक स्वयंभू ऑडिट करना होता है। जाहिर है समुद्री सीमाओं पर इस तरह के अभ्यास ये सुनिश्चित करते हैं कि अगर असली संकट आए तो किसी तरह की कोई चूक ना हो और हर जिंदगी को समय रहते बचाया जा सके। पोरबंदर से चेतन ठकरार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज।